गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो कल अपन सेल के बारे में जस्ट शुरू कर चुके थे। सेल एक ऐसी युक्ति है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और सर्किट में एक आवेश का फ्लो बनाए रखता है, यानी कि सर्किट में धारा प्रवाहित करवाता है, वो है ना। यानी धारा प्रवाह का स्रोत जो है वो हो गया सेल। ये सेल जो है वो दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। इसके बारे में एक बात और करूँगा मैं कि सेल के अंदर धारा नेगेटिव टू पॉजिटिव अर्थात लो पोटेंशियल, निम्न विभव, नहीं तो आप लिख लेना निम्न विभव से हाई पोटेंशियल, उच्च विभव की ओर बहती है। जबकि सेल से बाहर परिपथ में धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव अर्थात हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहती है ना। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो कैसे कि मान लो जैसे कि एक सेल है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और यहाँ से हमने तार बांधा और ये अपना कोई भी रेजिस्टेंस है, फिर तार बांध के वापस इधर लिया है, ये आर है, ये पॉजिटिव से जुड़ा है नेगेटिव से जुड़ा है। तो धारा पॉजिटिव से गई, ऐसे धारा आई जा रही है, धारा इस प्रतिरोध में जाके इधर आ रही है। अब धारा के लिए क्या पूरा लूप होना जरूरी है? तो अंदर धारा कैसे बहेगी? ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, हाँ मैं बताऊंगा ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है ये। तो अंदर धारा यहाँ से इस तरह से जा रही है, बाहर तो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो रहा है, अंदर आयनों का प्रभाव हो रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अंदर जो बाहर जो है वो तो धनात्मक से ऋणात्मक, पॉजिटिव से नेगेटिव सिरे पे जा रही है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रही है। लेकिन अंदर क्या हो रहा है? अंदर आप ध्यान से देखो, आवेश जो है वो माइनस से प्लस की ओर बह रहे हैं, तब जाके पूरा लूप बन रहा है। तो बैटरी के अंदर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर बह रही है, और जबकि सेल के बाहर वो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि हाई जैसे बहती है वैसे ही बह रही है बाहर के लिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात पढ़ ली अपन ने। अब जो दो प्रकार लिखे थे, उसमें नंबर 1 है आपका प्राथमिक सेल। हेडिंग डालेंगे प्राथमिक सेल। क्या होता है प्राथमिक सेल? कक्षा 8 में भी आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा। प्राइमरी सेल किसे कहते हैं? इस तरह का चित्र है कि मान लो कोई पात्र है, इसमें अलग अलग धातु की 2 छड़ें लगी होती है, जिनका नाम है इलेक्ट्रोड्स। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, हाँ, जिनके कैथोड और एनोड नाम भी होते हैं। वो तुम्हें केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा दिया होगा यार, मैं क्या बता रहा हूँ। और ये दोनों जिस पदार्थ में डूबे रहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो ये है आपका प्राथमिक सेल, और इससे फिर बाहर एक सर्किट जुड़ा हुआ है, मान लो। तो प्राथमिक सेल, इसकी संरचना क्या है? इसमें एक पात्र में पदार्थ भरा होता है, वैद्युत पदार्थ भरा होता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, एक पात्र में वैद्युत अपघट्य भरा है। नंबर 2, दूसरा कंस्ट्रक्शन पॉइंट क्या है?
इस विद्युत अपघट्य में भिन्न भिन्न धातु के की दो छड़ें लगी होती है या डूबी हुई होती है ना, जिसे इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, है ना, कैथोड एनोड वाले कहते हैं। और भिन्न भिन्न धातु क्यों लेते हैं? क्योंकि भिन्न भिन्न धातु लेने से ये विद्युत अपघट्य के साथ एक्शन रिएक्शन होके इनके साथ एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, आयनन विभव वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ी रखी है आपने, ना, तो वो सब आयनों का प्रवाह होता है, वो सब आपने पढ़ रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड्स को जब इलेक्ट्रोलाइट में या विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड दूसरा नेगेटिव हो जाता है, जिससे परिपथ में धारा बहती है, जिससे परिपथ में धारा बहती है। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके? उदाहरण हो जाएंगे डेनियल सेल, लेक्लांशी सेल, ऐसे नाम आपने हो सकता है सुन रखे हो, नहीं सुने तो भी सुन लो। लेबोरेटरी में ये मिलेंगे, तुम्हें लैब में प्रयोग कराएंगे तब मिलेंगे। अच्छा, ड्राई सेल जो होता है, शुष्क सेल, ये तो आपने देख रखे होगा। अपन जो बैटरी लगाते हैं वो सेल रिमोट में लगाते हैं, खिलौनों में लगाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ पे भी रिमोट में ज़्यादातर यूज़ होता है, खिलौनों में, रिमोट में, घड़ी में, है ना। शुष्क सेल वही जो आपका वो पेंसिल सेल आता है ना छोटा सा, उसी को। अच्छा, शुष्क सेल का जो विभवांतर होता है सिरों पर, वो 1.5 वोल्ट का ईएमएफ होता है। ठीक है, ये मैं बाद में लिखूंगा, एक बार ये उदाहरण लिख लो, है ना, लिख लिया। चलो, तो ये हुआ आपका प्राथमिक सेल। अब हम पढ़ लेते हैं द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये था प्राइमरी, अब पढ़ लेंगे अपन सेकेंडरी सेल। अच्छा, इसको 1 डिग्री भी लिखते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री लिखते हैं, बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। बोलते सेकंड डिग्री नहीं है, बोलते हैं सेकेंडरी बोलते हैं। नंबर 2 लिखेंगे द्वितीयक सेल, यानी कि सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है? शुष्क सेल जो है वो तो केवल एक बार यूज किया, फेंक दिया, और ये जो सेल होते हैं ये बार बार रीयूज कर सकते हैं इनको, यानी चार्ज करके फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज कर सकते हो आप। तो सेकेंडरी सेल की परिभाषा यही है, सभी डिवाइस, वे सभी सेल या ऐसी युक्तियां जिसमें, मतलब सेल का मतलब तो ये हो गया, बैटरी का मतलब तो ये हो गया कि जो आपका परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करवाए, वो युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, रासायनिक ऊर्जा को। परंतु द्वितीयक सेल क्या है? जो पहले विद्युत ऊर्जा को अपने में स्टोर रखे, यानी कि वे सभी सेल अथवा ऐसी युक्तियां जिसमें विद्युत ऊर्जा संचित की जा सके, यानी कहने का मतलब उनको चार्ज कर सकते हैं फिर से। अब ध्यान से सुनना, जब संचित की जा सकते हैं
अतः इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। या फिर संचायक सेल नहीं, डायरेक्ट संचायक, यानी कि एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। द्वितीयक सेल को संचायक भी कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक सेल की ये परिभाषा हो गई। द्वितीयक सेल में और कुछ नहीं है, दो तरह के उदाहरण हैं। उदाहरण दो तरह के हैं, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, परंतु बच्चों इसको बस ये है कि वो तो एक बार यूज़ किया, ख़त्म हुआ, फेंको, वो सेल चार्ज नहीं होगा। और ये क्या है, यूज़ किया, ख़त्म हो गया, फिर से चार्ज कर सकते हो। तो ये संचायक सेल है जो कि विद्युत ऊर्जा को फिर से संचित कर लेते हैं और फिर चाहिए तब वापस दे देते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा नंबर 1 एसिडिक, यानी कि अम्लीय, और इसका उदाहरण है, मतलब अम्लीय का मतलब कौन सा है, सीसा संचायक सेल, आपने नाम सुना हो तो। लेड एक्यूमुलेटर, और दूसरा है बेसिक, यानी कि क्षारीय। एक अम्लीय प्रकृति के होते हैं और एक क्षारीय प्रकृति के होता है। मेरे को ज़्यादा केमिस्ट्री आती नहीं है, केमिस्ट्री वालों ने बताया होगा कुछ अम्ल क्षार का कुछ एक धनायन ऋणायन कुछ बनता है, उस वजह से उसमें क्या चार्ज फ्लो हो जाता है अंदर के अंदर, और अंदर चार्ज फ्लो होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है। तो इस प्रकार से ये करंट दे देता है। तो क्षारीय जो है वो हो जाएगा तुम्हारा निकल। निकल में छोटी मात्रा मत निकालना, नहीं तो फिर वो वैसा हो जाएगा निकल घर से, निकल फेरस संचायक सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो इसमें उदाहरण है सेकेंडरी के। अब आपको बोल दे कि नहीं नहीं इन दोनों में कंपैरिजन बताओ, कंपैरिजन वही है जो अपन ने इसके बारे में लिखा है, वही आपस में कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन, तुलना। आप हेडिंग याद रखना भले कि 1 डिग्री यानी प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है, तुलना करो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, इनकी तुलना में और कुछ नहीं लिखना, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं को वापस लिख देना है। तो बोर्ड पर्पज से ये लिखना आवश्यक है, सेकेंडरी, प्राइमरी। नंबर 1, ये सीरियल नंबर हो गया। पहला क्या है, इनका उपयोग एक बार हो सकता है, दूसरी बार रिचार्ज नहीं हो सकता है। तो इसको क्या लिखूं मैं, या फिर पहले देखो, ये रासायनिक ऊर्जा को, ये रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। परिवर्तित करते हैं। और कोई बीच में चारा नहीं है। तो पहले से वो इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि उन दोनों में आयन बन जाए, और फिर वो आयनों का एक दूसरे की तरफ प्रवाह होगा तो सर्किट में धारा भेजेगी, और जब प्रवाह हो के जाए, फाइनली जब ख़त्म हो जाएगा तो वो पदार्थ बदल जाएगा और फाइनली वो सेल ख़त्म हो जाएगा। और ये क्या है, ये पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी कि पहले, अब एक बार ये तो बदल गया फिर कोई मतलब नहीं। इसमें क्या होता है कि वो आयन मिक्स होकर कोई नया पदार्थ बन गया, तो जब उसको चार्ज करते हैं बाहर से विद्युत लगाकर, बैटरी चार्ज होती है, तब इसके आयन वापस टूट जाते हैं और प्लस माइनस एकदम बैटरी तैयार हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो पहले क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर संचित कर लेते हैं। संचित कर लेते हैं। ओके, फिर जब काम आती बैटरी, पहले तो ये चार्ज हो जाता है एक तरीके से,
तो पहले हमने विद्युत ऊर्जा से इसको चार्ज कर लिया, अब उस चार्ज्ड सेल से हम फिर से विद्युत ले सकते हैं, यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा उसमें स्टोर है, मतलब रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा जो दी वो स्टोर है, वो वापस मिल जाएगी अपने को। तत्पश्चात रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फिर से दोबारा परिवर्तित कर देते हैं। चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से? पक्का? श्योर? चलो, तो नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ये एक बार ही उपयोगी है, बार बार चार्ज नहीं किए जा सकते। और इसका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्हें बार बार चार्ज करके, बैटरी चार्ज करता है ना, वो बार बार चार्ज करके दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। दोबारा उपयोग में मतलब यूं नहीं कि दूसरी बारी, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार आप चार्ज करो, बार बार चार्ज करके बार बार उपयोग में ले सकते हो। या तो फिर दोनों तरफ ये लिखूं मैं, दोबारा चार्ज करके दोबारा उपयोग में ले सकते हो, तीसरी बार चार्ज करके तीसरी बार उपयोग में ले सकते हो। तो बार बार चार्ज करके बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। तो आप वाक्य इसको कैसे जमाओगे यार, थोड़ा बोर्ड के हिसाब से देखो। इन्हें बार बार चार्ज करके बार बार उपयोग में लिया जा सकता है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है। नंबर 3, इनका ईएमएफ कम एवं आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। इनका ईएमएफ तो कम होता है और आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। अब दिक्कत यह है कि आपको ईएमएफ के बारे में पता नहीं है, तो मैं अगला टॉपिक वही लेने वाला हूँ, और आंतरिक प्रतिरोध तो मैं अगला टॉपिक वही लेने वाला हूँ, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ लिखेंगे इनका ईएमएफ तुलनात्मक रूप से अधिक व आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, आप ऐसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखो। आंतरिक प्रतिरोध जो है तुलनात्मक रूप से क्या होता है, इनका कम होता है। तो ये हुआ आपका अंतर। अब इनके उदाहरण भी साथ साथ लिख सकते हो। उदाहरण मैंने पहले ही लिखवा दिया है, डेनियल, कैडमियम, लेक्लांशी। चौथे पॉइंट पे आप इधर लिख लो, इसी के नीचे लिख लो चौथा पॉइंट। उदाहरण हो जाएंगे इसके, डेनियल सेल, ओहो कभी तो शायद कम होती, कभी बहुत ज़्यादा आ जाती है। डेनियल सेल, लेक्लांशी सेल, कैडमियम सेल, शुष्क सेल आदि है ना। और इनके वही एसिडिक, बेसिक एंड एडिशन सेल। ठीक है, तो ये आदि इनके उदाहरण है। तो इस प्रकार से अपन ने इनका तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया है। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन करने वाले हैं पहले इन सेल का जो ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध आर होता है, ये क्या चीज़ है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आगे की अलग स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हाँ, तो हेडिंग डालेंगे किसी सेल का विद्युत वाहक
बल, शॉर्ट में बोलते हैं विवाब, और इंग्लिश में बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ईएमएफ। देखो मैं परिभाषा बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब यह है कि बैटरी ही उस परिपथ में धारा प्रवाह करवा रही है, और धारा प्रवाह में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, प्रोटॉन तो जा नहीं सकते ना, है ना। प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है, पूरा परमाणु फिक्स है। कोश वाले इलेक्ट्रॉन धातु या जो भी है चालक में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, याद आया। तो उनको मूव कराने के लिए जो धक्का मारते हैं, जो बल दे रहे हैं, उनका जो वाहक बल है, विद्युत के वाहक का बल है, वो इलेक्ट्रिक जो मोटिव फोर्स है वो बैटरी का ईएमएफ है। कहने का मतलब एक मोटर चल रही पानी चढ़ाने के लिए, तो उस पानी को आगे से आगे प्रवाह के लिए जो धक्का मिल रहा है वो उस मोटर का धक्का है, वो उस मोटर का वाहक बल है। तो यहाँ पर आपकी बैटरी का विद्युत वाहक बल है। ये तो मैंने समझा दिया एक शॉर्ट आइडिया लगाने के लिए ये होता क्या है। अब सुनना एक्चुअल में ये है क्या, तो लिखेंगे यदि किसी आवेश Q को, यदि किसी आवेश Q को पॉजिटिव से नेगेटिव तक, नेगेटिव टर्मिनल, टर्मिनल मतलब पॉजिटिव सिरा, धन सिरा से ऋण सिरा, है ना। टर्मिनल मतलब सिरा, तो पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे तक ले जाने में बैटरी, बैटरी नहीं लिखूंगा, सेल लिखूंगा मैं, सेल द्वारा किया गया कार्य। एक काम करो, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया बैटरी, तो बैटरी और सेल में क्या अंतर है, आप कॉपी के टॉप पे, इस पेज पे जहां आप नोट्स बना रहे हो उसके टॉप पे लिखो बैटरी किसे कहते हैं, है ना, हाथों हाथ ही लिख लो। सेलों के संयोजन को यानी एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल हो मिक्स में, तो उसको बैटरी कहते हैं। याद है, सेल को तो एक ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये तो था सेल। तो बैटरी किसे कहते हैं, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। और बैटरी का संकेत क्या होता था, याद करो, ऐसे 2 3 4 अलग अलग ऐसे, तो याद आया, सेल सेल सेल, जब बहुत सारे सेल जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, बैटरी। और सेकेंडरी सेल भी बैटरी कहला सकते हैं। क्यों, उसका कारण क्या है, जैसे मोबाइल की बैटरी खराब हो गई मेरी, वो सेल है और बैटरी है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो जो सेकेंडरी है उसको बैटरी इसलिए कहते हैं कि आप जैसे शीशा संचय सेल का आप चित्र देखना, उसमें क्या होगा कि उसमें एकांतर क्रम में प्लेटें लगी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये कॉपी के टॉप पे लिख लो आप, ठीक है। तो बैटरी और सेल में अंतर समझ में आया। अब गलती से अगर मैं सेल की जगह बैटरी लिख दूँ तो आप नाराज मत होना, बट विशेष ध्यान रखना आप बोर्ड में, और बोर्ड वाले जो प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल लेने वो जो बाहर से आते हैं ना, उस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपको सेल को सेल ही बोलना है, बैटरी नहीं बोलना है। और वो पूछ भी सकते हैं कि बैटरी क्या होता है, तो आपको बोलना है कि विभिन्न सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। हाँ, तो भाई यदि किसी आवेश Q को पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने में सेल द्वारा किया गया कार्य W हो, तो इकाई आवेश को सेल द्वारा धन सिरे से ऋण सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, इसको कैपिटल E से लिखते हैं, सुनना, E बराबर हो जाता है W/Q। और याद करो W बराबर क्या था, Q डेल्टा V बटा Q लिखेंगे अगर अपन, Q डेल्टा V, Q नॉट नहीं Q, तो Q से Q कट जाएगा ये। और जो बैटरी के सिरों का विभवांतर है वही आपका उसका विद्युत वाहक बल है। तो ये एक तरीके से ये क्या हो गया है, बैटरी के सिरों का विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल एक बल नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, विद्युत वाहक बल एक बल नहीं है, एक विभवांतर है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, नॉट विद्युत वाहक बल बल नहीं है अपितु, और अब जो मैं लिख रहा हूं उसको बहुत अंडरलाइन करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, खुले सिरों पर, खुले सिरों की या खुले परिपथ में, हाँ सॉरी, खुले परिपथ में, जब ओपन हो, सर्किट क्लोज नहीं हो, खुले परिपथ में बैटरी के सिरों पर विभवांतर है। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, चाहो तो आप W/Q से जूल प्रति कूलाम भी बोल सकते हो, परंतु विभवांतर है तो वोल्ट, तो जूल प्रति कूलाम या डायरेक्टली बोल दो वोल्ट है। तो विद्युत वाहक बल जो है वो एक तरीके से बैटरी का जो विभवांतर है, V वोल्ट की बैटरी वो, परंतु फिर भी वहाँ V क्यों लिखते, E क्यों नहीं लिखते, उसका भी मैं अभी कारण बताऊंगा, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया ना, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि खुले परिपथ में बैटरी के सिरों पर विभवांतर। अब मैंने इसको अंडरलाइन लिखवाया कि सर बैटरी के सिरों पर विभवांतर तो समझ में आता है, लेकिन ये खुले परिपथ में ये क्या चीज़ हुई, इस पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। लेकिन एक बार ये लिख लो, मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। नोट कर लिया आपने ये, चलिए अब पहली बात तो एक बात ये देख लेते हैं कि वो जो अपन ने शुष्क सेल पढ़ा था, है ना, या लेक्लांशी सेल पढ़ा था, तो इनके EMF कितने होते हैं, मतलब कितने वोल्ट का सेल होता है। अच्छा, घर में जैसे विभवांतर आता है ना, अपने को कितना मिलता है पता है, वोल्टेज कितना मिलता है घर में, 220 वोल्ट मिलता है, याद है कि भूल गए, हाँ छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, घर में कितना मिलता है 220 वोल्ट। सेल कितने का होता है, 1.5 वोल्ट का। तो आप लिखोगे शुष्क सेल यानी ड्राई सेल। अच्छा, ये शुष्क सेल की क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो क्या है कि सेल में एक विद्युत अपघट्य होता है, तो जनरली वो लिक्विड होता है जिसमें जिंक और कैडमियम की छड़ें जो भी है इस प्रकार से डूबी रहती है। और आप देखोगे केमिस्ट्री में इतने बड़े बड़े डब्बे होते हैं, इतना बड़ा डिब्बा होता है बिल्कुल, और उसमें एक जिंक की छड़ होती है, इसे मार्कर जैसी छड़ होती है, और एक बड़ी सी रॉड होती है, वो पड़ी रहती है उसमें, और उसका जो है वो जो है आपका लेक्लांशी सेल, लेक्लांशी सेल, उसका जो EMF होता है वो होता है 1.45 वोल्ट। हैं, क्या बात कर रहे हो। और वही शुष्क सेल का EMF देखें, छोटा सा, उसका 1.5 वोल्ट होता है, 1.50 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट। ये और अच्छा, इससे बड़ा तो लैब में क्यों इतना बड़ा बड़ा लेक्लांशी सेल यूज़ करते हैं, ये हमारे माइंड में भी आता था उस टाइम। मेरी बात सुनो, ये शुष्क सेल इसलिए क्योंकि कभी सेल को फोड़ना, उसमें से ड्राई पाउडर निकलेगा, तो क्या है कि ये शुष्क सेल इसलिए इसमें विद्युत अपघट्य जो होता है वो लिक्विड नहीं होता है। और लेक्लांशी सेल वगैरह जो भी आप डेनियल सेल वगैरह देखोगे, कैडमियम सेल वगैरह, तो उसमें आप देखना कि वो लिक्विड वाले होते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार EMF कितना होता है लिख लो। EMF का मतलब वो सेल आपको कितना वोल्टेज सर्किट में प्रदान कर सकता है, ठीक है, खुले परिपथ में, ओ क्लोज परिपथ में नहीं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। मैं अभी उस पर खुले और क्लोज परिपथ पर जस्ट आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको पढ़ा देता हूँ एक छोटी सी बात, क्योंकि वो पढ़ाऊँगा तो ही आपको आगे समझ में आएगा। और वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध r। हेडिंग डालिए।
लेकिन मुझे एक बार थोड़ी सी एक बात भूल गया, मैं पहले ये और करवा देता हूँ कि ईएमएफ किस किस बात पर निर्भर होता है। ईएमएफ की निर्भरता, ईएमएफ किस किस बात पर निर्भर होता है, कौन सा सेल कितना वोल्टेज दे सकता है, तो वो डिपेंड होता है इलेक्ट्रोड का मटेरियल कौन सा है। नंबर 1 लिखेंगे, इलेक्ट्रोड्स के पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा, वैद्युत अपघट्य जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। अच्छा एक बात बताऊं, जो बात करते थे अपन स्पर्श कोण, प्रश्न नाम याद है स्पर्श कोण। जल के ऊपर पानी रखा तो स्पर्श कोण 0 डिग्री था। सॉरी, जल के ऊपर क्या, ग्लास के ऊपर पानी रखा तो, अब ग्लास हटा दिया और वही पानी अगर अपन ने चांदी की स्लेब पे रखा तो स्पर्श कोण जो आया वो 90 डिग्री आया। याद आ रहा है, कुछ भूल गए? तो कहने का मतलब सॉलिड बदल दिया तो वो बदल गया, और लिक्विड बदल दिया, ग्लास के ऊपर पारा ले लिया तो कुछ 128 डिग्री 135 डिग्री कुछ आया था। यानी कि सॉलिड बदलो तो भी लफड़ा, लिक्विड बदलो तो भी लफड़ा। सॉलिड लिक्विड के अलग अलग कॉम्बिनेशन पर अलग अलग आता है। उसी प्रकार से अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए अलग अलग ईएमएफ आएगा। आप विद्युत अपघट्य वही रखो, एक बार तांबा और जिंक डुबाया अलग आंसर आएगा, एक बार आपने कैडमियम और जिंक डुबाया अलग आंसर आएगा, और फिर आपने इलेक्ट्रोड वही रखे पर अपघट्य बदल गया तो भी इसका ईएमएफ बदल जाएगा। और ये केवल और केवल पदार्थ बदलने से नहीं होता है, इनके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड होता है। यानी कि इलेक्ट्रोड कौन सा ले रहे हो और उसके साथ ये वैद्युत अपघट्य कौन सा ले रहे हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोड व वैद्युत अपघट्य के संयोजन पर या कॉम्बिनेशन पर, कौन सा कॉम्बिनेशन मिला रहे हो, संयोजन पर। ठीक है, तो इन बातों पे ये ईएमएफ जो है वो निर्भर होता है। अब ईएमएफ किस पे निर्भर नहीं होता है, ईएमएफ की अनिर्भरता। नंबर 1, शेप एंड साइज ऑफ सेल। अर्थात शेप एंड साइज ऑफ सेल का मतलब क्या है। नंबर 1, इलेक्ट्रोड कितने बड़े हैं। एक छोटा छोटा सेल ले लिया, बड़े छोटे छोटे इलेक्ट्रोड है, एक बड़ा बड़ा सेल ले लिया, बड़े बड़े इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड्स की प्लेट, मान लो वो रॉड नहीं है, वहाँ पे चपटी प्लेट है मान लो, तो इलेक्ट्रोड की प्लेट्स का क्षेत्रफल। नंबर 2, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, मान लो इलेक्ट्रोड पास पास रख दिए, दूर दूर रख दिए, तो उस पर भी दोनों इलेक्ट्रोड्स, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ईएमएफ की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, इन पर यह निर्भर नहीं होता है, अनिर्भर। दूरी का कोई लेना देना नहीं है, क्षेत्रफल का कोई लेना देना नहीं है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर कोई निर्भरता नहीं है। और तीसरा हो गया आपके इसमें आपका जो अमाउंट है वैद्युत अपघट्य, तो शेप साइज इलेक्ट्रोड के अलावा वैद्युत अपघट्य, क्योंकि वो तो लिक्विड है उसकी तो क्या शेप लेंगे, लेकिन साइज यानी कि मात्रा तो ले सकते हैं, थोड़ा कम भरा वैद्युत अपघट्य, थोड़ा ज़्यादा भरा, लिखेंगे वैद्युत अपघट्य की मात्रा पर। तो इन तीन चीज़ों पे भी ये निर्भर नहीं करता। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, अरे सर ज़्यादा विद्युत अपघट्य लेंगे तो वो भारी सेल नहीं बन जाएगा क्या। नहीं 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 नहीं, सेल मान लो 1.5 वोल्ट का है तो वो 1.5 वोल्ट का ही रहेगा। हाँ, वो 2 दिन चलने का, उसकी जगह हो सकता है वो ज़्यादा मात्रा में लेने पे 4 दिन चल जाए,
परंतु ऐसा नहीं है कि अपन ने ज़्यादा मात्रा में ले लिया है तो वो सेल जो है वो अचानक से 100 वोल्ट का सेल बन जाएगा, नहीं, 100 वोल्ट का सेल नहीं बनेगा। ऐसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से इन पे ये निर्भर नहीं होता है और उन पे वो निर्भर होता है। चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ चलते हैं बच्चों। अब मैं कह रहा था कि वो आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। आज थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा आपको झेलना पड़ेगा मुझे, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, ठीक है। हेडिंग डालिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हुआ भाई? अरे भाई, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि जो आवेश का प्रवाह हो रहा है उस प्रवाह का अपोजिशन, विरोध करना, उसी को तो हम प्रतिरोध कहते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हुआ कि सेल के अंदर आवेश का जो प्रवाह का विरोध हो रहा है। बाहर सर्किट में जो ऐसे ऐसे करके आर लिखते हैं वो तो तार का प्रतिरोध है कि तार उस विद्युत प्रवाह को कितना रोकना चाह रहा है, और सेल के अंदर का जो विद्युत अपघट्य जिसमें आयन प्रवाहित होकर एक माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, उसमें वो सेल कितना विरोध कर रहा है। तो लिखेंगे सेल के अंदर आवेश प्रवाह का विरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब सुनना, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता क्या है। अब मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझाता हूं। आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, ध्यान से सुनना। आयन माइनस से प्लस की ओर जाना चाह रहे हैं, उसके बीच में जो विरोध है, रुकावटें हैं, उन्हीं को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के अंदर ध्यान से सुनना, आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। सबसे पहले बताओ, आप इधर खड़े हो माइनस वाले पॉइंट पर, यानी कि एक पॉइंट पर खड़े हो, सामने आपको जाना है प्लस वाले पॉइंट पर, भाग के जाना है। और भाग के इसलिए जाना है कि वहाँ सामने मैंने लगा दिए पानी पूरी के स्टॉल्स और फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या बात कर रहे हो सर, कहाँ लगाए, हमें सही में भेजो, सही ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हाँ, तो मैं अभी आपको एक अच्छे एग्जाम्पल से ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप भाग के जाने वाले हो, आपको मैंने रोक के रखा है। यस, मैं जैसे ही चुटकी बजाऊंगा आपको भाग के जाना है। नंबर 1, वहाँ पे जहाँ पानी पूरी के स्टॉल्स हैं, वहाँ पे सिर्फ एक स्टॉल है और आप यहाँ पे 10 बच्चे जा रहे हो, तो आपको पानी पूरी खाने में ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा, या फिर आप 10 बच्चे हो और 10 स्टॉल लगा रखें और भाग के जाओगे, तो किसमें आप आसानी से पानी पूरी खा सकते हो। तो जाहिर सी बात है जिसमें 10 लगे होंगे, ताकि आपकी भीड़ इकट्ठी नहीं हो, वहाँ जाके आप अलग अलग आराम से अपने स्थान पर चिपक सको। ठीक उसी प्रकार से आयन का प्रवाह यहाँ से वहाँ हो रहा है। अगर उधर जो इलेक्ट्रोड है उसकी प्लेट का क्षेत्रफल बहुत कम है, पतला सा है, तो फिर क्या होगा, बहुत सारे कण यहाँ चिपक जाएंगे, और वहाँ जगह की कमी होने से दूसरे कण आके, दूसरे आयन आके चिपकना चाहेंगे, तो उनमें क्या होगा, विरोध उत्पन्न होगा या टक्कर वक्कर होगी, तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और अगर यही इलेक्ट्रोड जिस पे आयन आके चिपकना चाहते हैं, अगर वो प्लेट का क्षेत्रफल बड़ा हुआ, तो फिर वो आसानी से जाके चिपक जाएंगे, तो फिर उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो लिखेंगे नंबर 1, इलेक्ट्रोड की प्लेट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। बड़ा क्षेत्रफल होगा तो प्रतिरोध कम होगा, जाते ही चिपक जाएंगे। कम क्षेत्रफल होगा, भीड़ भाड़ होगी वहाँ पे, तो फिर ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। नंबर 2, अब एक बात बताओ, यहाँ से आपको पानी पूरी खाना है, वहाँ जाना है। एक तो यह है कि आप 3 कदम रखो और पानी पूरी मिल गई आपको। एक ये कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, भाग के जाना है। ठीक है, अब मैं
जो वहाँ पे ठेला लगा हुआ है या लारी लगी हुई है, तो वो मैं आपको 10 और 12 और 1 ऐसे बदल नहीं रहा हूँ, वो फिक्स है। मान लो 3 है, तीनों फिक्स है, और यहाँ से मैं जैसे ही चुटकी बजाऊंगा आपको भाग के जाना है। एक तो ये कि आपके 3 कदम रखते ही पानी पूरी का थैला आ जाएगा। आप किसमें आसानी से पानी पूरी खा सकते हो और किसमें बाधा आएगी। ओब्वियसली जितना ज़्यादा दूर होगा वहाँ आपके प्रवाह में बाधा आएगी, आप तुरंत नहीं पहुँच पाओगे। तो इलेक्ट्रोड अगर पास पास होंगे तो आयन फटाफट इधर से उधर चिपकते रहेंगे, यानी जल्दी जल्दी प्रवाह होता रहेगा और आपकी धारा का विरोध कम होगा। लेकिन अगर दूर हुए तो फिर प्रवाह में रुकावटें आने का चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं लिखूँगा इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के समानुपाती, जितनी ज़्यादा दूरी उतना ही ज़्यादा आंतरिक प्रतिरोध होगा। मान लो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से सुनना, वहाँ पे मैंने 3 लारियाँ खड़ी कर दी है। यहाँ पे एक तो आप पहले थे 3 बच्चे और आपको बोला जाओ, ना तो मैं दूरी बढ़ा रहा हूँ ना मैं लारियों की संख्या बढ़ा रहा हूँ, सब कुछ सेम है। 3 बच्चे थे, मैंने कहा जाओ, इसमें आसानी रहेगी। या फिर यहाँ 30 बच्चे हैं और फिर मैं कहूँ जाओ, तो किस में आपको विरोध ज़्यादा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अगर जो विद्युत अपघट्य है वो अगर ज़्यादा कंसंट्रेट हुआ तो ज़्यादा आयन बनेंगे, और ज़्यादा आयन बनेंगे तो टक्करें ज़्यादा होगी, और जब टक्करें ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कौन सा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा विद्युत अपघट्य की सांद्रता के समानुपाती। अगर वो डाइल्यूट हुआ है ना, तनु विलयन हुआ, तो फिर क्या होगा कि बीच में समझ में आ गया ना, आयन कम कम बनेंगे या दूर दूर बनेंगे, उसी मात्रा में वो कम पदार्थ है एक तरीके से, तो फिर वो आराम से प्रवाह हो सकता है, टक्करें नहीं होगी, 2 आयनों के बीच में टक्करें नहीं होगी। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता के समानुपाती R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C। और लास्ट तापमान के क्या होगा, तो ये तो आपको पता ही है, तापमान बढ़ाते ही क्या होता है, जल्दी से भागते हैं। सपोज इमेजिन करो कि यहाँ से पानी पूरी खाने वहाँ जाना है, एक आपका एकदम कूल माहौल है, आपका पेट भी भरा भरा है, एकदम ठंडे हो आप, कोई उत्साह नहीं है, तो आप आराम से जाओगे। एक यहाँ से भागना और बीच में जो है वो तवे सी तपती धरती है, एकदम गरम, तो एक तो वहाँ जाना भी है और एक यहाँ से वापस रुकना भी नहीं है, मतलब यहाँ ताप ज़्यादा है, तो आप फटाफट भाग के जाओगे। तो ताप के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, क्योंकि ताप तो और रुकावट पैदा नहीं कर रहा, और जल्दी भगा रहा आपको, चलो भाग के चलो। तो ताप बढ़ने से, वैसे भी आपको केमिस्ट्री में सिखा रखा होगा, ये सारी बातें केमिस्ट्री की पढ़ा रहा हूँ यहाँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ वास्तव में बताऊँ तो केमिस्ट्री में बता रखा होगा ना, ताप बढ़ाने से चाहे ऊष्मा क्षेपी हो चाहे ऊष्मा शोषी हो, समस्त प्रकार की अभिक्रियाएं बढ़ जाती है। तो ये भी आयन का इधर से इधर आने वाली प्रक्रिया जो भी है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ताप के व्युत्क्रमानुपाती, ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि प्रवाह आसानी से होता है। तो ये हो जाएगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। तो ये 4 लिख लीजिए, आंतरिक प्रतिरोध कहते किसे हैं और वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। चलिए, तो अगला अपन इस प्रतिरोध का प्रदर्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पहले अपन सिंपल ऐसे सेल का चित्र बना रहे थे, याद करो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसका विद्युत वाहक बल मान लो E है। ध्यान से सुनना। तो क्या हो रहा था कि अब इसका एक अंदर ही अंदर प्रतिरोध हो रहा था। अब अंदर प्रतिरोध अपन ऐसे तो बनाने से रहे, क्योंकि अगर ऐसे बनाया तो ये तो आपस में जुड़ गए, शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो फिर क्या हो जाएगा, अपन ऐसे जोड़ नहीं सकते। तो अपन जानबूझ के क्या करते हैं, इसको नेगेटिव से पीछे की तरफ छोटा सा बना देते हैं ऐसा, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही सेल है। ये डैश हमेशा नहीं बना होता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये प्रतिरोध स्मॉल r जो है, ये प्रतिरोध इस परिपथ में जो भी प्रतिरोध होगा वो नहीं है, बाहर प्रतिरोध नहीं है, ये तो इस सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध है, उसका प्रदर्शन ऐसे किया जाता है। अब मैं बच्चों आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, और वो है टर्मिनल वोल्टता। क्या है बच्चों, टर्मिनल वोल्टता। क्या होती है टर्मिनल वोल्टता, इंग्लिश नाम भी टर्मिनल वोल्टेज है। तो सुनेंगे,
बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ में बैटरी के सिरों पर विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। टर्मिनल वोल्टता को V से लिखते हैं, ठीक है। वोल्टता कहलाती है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना कि टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में अंतर क्या है। मैं एक काम करता हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। मैं एक काम करता हूं कि आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, अलग से एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप समझ जाएं कि टर्मिनल वोल्टता क्या है और विद्युत वाहक बल क्या है। तो ध्यान से सुनना, विद्युत वाहक बल, सिर्फ सुनना लिखना नहीं, विद्युत वाहक बल तो उसकी वोल्टता है जो बैटरी देना चाह रही है, जो जिसके लिए बैटरी डिजाइन की है, परंतु क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक आंतरिक प्रतिरोध है, तो उस वोल्टता का कुछ मान उस प्रतिरोध पर खत्म हो जाता है और बाहर जो एक्चुअल वोल्टता अपने को मिलती है वो थोड़ी कम मिलती है, विद्युत वाहक बल से कम मिलती है और उसका नाम है टर्मिनल वोल्टता। अब कैसे, इसको ध्यान से देखो। मान लो आप एक सेल लाए, बच्चों ध्यान से सुनना, 5 वोल्ट का सेल लाए, उस पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट का सेल है, तो ये विद्युत वाहक बल है। और उसके अंदर मान लो एक गिफ्ट आया 1 ओम का प्रतिरोध, जो कि आपको पता ही नहीं अंदर है, वो भी लिखना भूल गया, बस उसने तो इतना सा लिखा कि हाँ अंदर 5 वोल्ट की बैटरी है। अब आपने क्या किया कि अरे वाह ये 5 वोल्ट की बैटरी, एक काम करते हैं फटाफट अपन इसको चेक करते हैं। आपने ली एक, मान लो 1 ओम की बजाय मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए, या फिर चलो 1 ओम ही ले लेता हूँ। आपने लिया एक 9 ओम का प्रतिरोध लिया और आपने यहाँ पे एक एमीटर भी लगा दिया। आपने सोचा अरे वाह मेरे पास 9 ओम का प्रतिरोध है, यह आपको पहले से पता है, और मैं 5 वोल्ट की बैटरी लाया हूँ तो एमीटर की रीडिंग आनी चाहिए। आप सूत्र लगाओगे, धारा I बराबर V/R। आप 5 वोल्ट की बैटरी लाए और R यानी कि 9 ओम का प्रतिरोध है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/9। अरे यार थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा, 1 मिनट रुकना, 5/9 की बजाय मैं 4 ओम कर देता हूँ ताकि आप जल्दी समझ जाए, है ना। 5/4 यानी कि आपको लगा कि धारा तो आनी चाहिए 1.25 एम्पियर, 1.25 एम्पियर की धारा आपको आनी चाहिए, परंतु हुआ क्या, जो ध्यान से सुनना, जब धारा बहने लगी तो ध्यान से देखो, ये 4 ओम तो प्रतिरोध है ही है, लेकिन बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम और है, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 4 और 1 5। तो वास्तव में एमीटर जो वही मापेगा जो धारा बह के आ रही है, वो नहीं मापेगा जो तुम कॉपी पेन लेके सोल्व कर रहे हो। तो ये इसको वोल्टेज तो कितना मिल गया, 5 वोल्ट की बैटरी है, परंतु बाहर प्रतिरोध कितना है, 4 ओम तो बाहर है और 1 अंदर ही अंदर है, वो भी है तो प्रतिरोध, तो फिर 5/5 एम्पियर आया, केवल 1 एम्पियर। अब आपको लगा अरे यार 1 मिनट रुको, ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है, जबकि मैं 4 ओम की प्रतिरोध की बात करूं उस पर 1 एम्पियर की धारा आ रही है, तो वास्तव में फिर है कितना। तो फिर आपने सूत्र लगाया V बराबर IR, जिसमें से I का मान पता पड़ गया 1 एम्पियर है और R का मान है 4 ओम, तो आपके पास आंसर है 4 वोल्ट। ओ माय गॉड, इसने लिखा 5 वोल्ट परंतु वास्तव में तो ये 4 वोल्ट है। एक्चुअली क्या हुआ है बच्चों, एक्चुअली हुआ ये है कि जब 5 वोल्ट की बैटरी 4 ओम पर यूज की जा रही थी, तब अपने को लगा कि ये 5 वोल्ट मिलेगा अपने को, परंतु क्योंकि इसके पास एक आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम था, तो 5 वोल्ट में से 1 वोल्ट तो यहाँ चला गया, श्रेणीक्रम में पता है ना, ये श्रेणीक्रम में दिख रहा है ना, 1 2 लगातार आ रहा है श्रेणीक्रम में, तो 5 वोल्ट में से 4:1 में बटेगा, तो 4 वोल्टेज अपने को मिला, जबकि 1 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध खा गया। तो जो अपने को बाहर मिला वो इस बैटरी की टर्मिनल वोल्टता है, और जितने की बैटरी है, जितने वोल्ट की, वो इसका विद्युत वाहक बल है। सोचो अगर अपन 4 ओम लेते ही नहीं और धारा का प्रवाह इसमें होता ही नहीं, इसमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं, तो पता है यहाँ से यहाँ तक जैसे ही वोल्ट मीटर लगाते हैं अपने पास सीधा आंसर 5 वोल्ट ही आता। तो ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनना कि टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में क्या लफड़ा हो रहा है। देखना ध्यान से कि जब परिपथ खुला हो, खुले परिपथ में ये मान लो A बिंदु है, ये मान लो प्लस माइनस E है, ये आंतरिक प्रतिरोध R है, ये मान लो B है। खुले परिपथ में बैटरी के सिरों पर जो विभवांतर आएगा VA माइनस VB, वो क्या आएगा, सीधा सीधा सिंपल E आ जाएगा। और यह है विद्युत वाहक बल। परंतु बंद परिपथ में ये बैटरी है जिसका विभवांतर E है। A से B तक अपने को बैटरी के सिरों में विभवांतर मापना है, टर्मिनल वोल्टता। परंतु यहाँ इस परिपथ में धारा I बह रही है। क्यों बह रही है? क्योंकि आगे जाके ये कहीं न कहीं ऐसे जरूर जुड़ा होगा, इसलिए बंद परिपथ होगा। तो VA माइनस VB कितना आएगा कि E में से कुछ चीज IR जितना विभव यहाँ पे नष्ट हो जाएगा, IR जितना विभव नष्ट हो जाएगा। तो जो टर्मिनल वोल्टता V आएगी वो आएगी E माइनस IR। तो टर्मिनल वोल्टता हमेशा क्या होती है, कम आती है विद्युत वाहक बल से। ये ध्यान रखना, जो बैटरी एक्चुअल में हमें बोली गई है उतनी मिलती नहीं है, उससे थोड़ा कम मिलती है, क्योंकि बैटरी का कुछ विभव उसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए टर्मिनल वोल्टता बैटरी के निरावेशन पर विद्युत वाहक बल से क्या होती है, कम होती है। लेकिन फिर से मैंने एक वर्ड और घुसेड़ दिया, बैटरी के निरावेशन पर। अब ये क्या लफड़ा है, तो ध्यान से सुनना। जब हम सर्किट में केवल बंद परिपथ में केवल और केवल बैटरी का यूज लेके धारा दौड़ा रहे हैं, यानी धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये कम होगा। इसके उलट अगर यहाँ पे और हाई लेवल की बैटरी लगा के इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तब धारा उल्टी दिशा में बहेगी, तब आपका E प्लस IR हो जाएगा। और आवेशन में यह आंसर आएगा जो टर्मिनल वोल्टता का, वो आएगा E प्लस IR, यानी कि विद्युत वाहक बल से भी अधिक। उसका कारण क्या है, जो सुनना, उस टाइम हम वोल्टेज ले नहीं रहे, उल्टा इसको चार्ज करने के लिए वोल्टेज दे रहे हैं। तो मान लो 5 वोल्ट तक इसको चार्ज करना है ना, तो अपने को 5 वोल्ट से नहीं चार्ज करना पड़ेगा, 6 वोल्ट से करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वोल्ट साला ये खा जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो जब मिलेगा तब तो कम मिलेगा, और देना पड़ेगा तो अधिक देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे, ये आपने लिखा, ये दोनों डायग्राम बना लो, और फिर लास्ट में यहाँ लिख लो, और यहाँ लिख लो बंद परिपथ में निरावेशन। तो यहाँ लिख लो, पॉइंट लिख लो, निरावेशन में, बैटरी के निरावेशन में। निरावेशन मतलब वो डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि हम बैटरी से सर्किट में ऊर्जा ले रहे हैं। निरावेशन में टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से V व B से कम होती है, जबकि आवेशन में, इसका उल्टा लिख लो, आवेशन में टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से अधिक होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, या फिर आगे और पढ़ें? अभी तो 53 मिनट ही हुए हैं। चलिए थोड़ा ये मिटा लिख लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं। तो अगले टॉपिक की जस्ट शुरुआत कर देता हूँ मैं। हेडिंग डालेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ नाम का एक साइंटिस्ट हुआ जिसने, याद करो मैंने उसमें भी बताया था, विकिरण नाम का जो चैप्टर पढ़ा था अपन ने, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर में एक चैप्टर पढ़ा था। सबसे लास्ट चैप्टर अपन ने, शायद नहीं सबसे लास्ट तो अपन ने SH और वेव पढ़ा था। उसके जस्ट पहले थर्मो के लास्ट में ये पढ़ा था। उसमें भी एक किरचॉफ नाम का साइंटिस्ट आया था, वो यही है, उसने भी इसमें नियम दिया है, किरचॉफ्स लॉ। ये 2 नियम इसने दिए हैं। बहुत सारे इसको किरचॉफ भी बोलते हैं। अब मेरे को नहीं पता इसका ओरिजिनल नाम क्या है, मैं गया तब तक तो ये मर चुका था वहाँ पे।
जिंदा ही नहीं था, हाँ 100 साल पहले मर गया यार। किरचॉफ के 2 नियम हैं। प्रथम नियम जो है वो है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसको हिंदी में बोल सकते हैं अपन, या फिर नोड लॉ, नोड या जंक्शन लॉ। हिंदी में इसका नाम है किरचॉफ का संधि नियम। क्या होता है संधि, ध्यान से सुनना। जहाँ एक बिंदु पर बहुत सारे तार आके मिल जाए ना, तो ये कहलाती है संधि। मान लो I1 धारा I इधर निकल गई, I2, I3, I4, ये जो है ये कहलाती है नोड या जंक्शन। नोड या जंक्शन या संधि एक ही चीज़ है। क्या कहलाती है? ये बिंदु जो है। अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन नियम क्या है? नियम यह है कि किसी संधि पर धारा का बीजगणितीय योग, धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी किसी भी संधि पर धारा I बराबर सिग्मा धारा I, समस्त प्रकार की धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। ये संधि नियम है। और चिन्ह नियम, चिन्ह क्या है? चिन्ह परिपाटी। आने वाली धारा को तो अपन लेंगे पॉजिटिव धारा, आने वाली धारा ये होगी पॉजिटिव, और जाने वाली धारा जो होगी, निकलने वाली धारा, वो लेंगे अपन नेगेटिव। तो सिग्मा I बराबर 0, यानी कि यहाँ पे टोटल कितनी धाराएं हैं? 4 धाराएं हैं। तो उनका समस्त का योग यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अरे सर आप बोल प्लस रहे हो लेकिन माइनस लिख रहे हो, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो, समस्त धाराओं का करना योग है, परंतु आने वाली धारा I1 तो मैंने धनात्मक लिखा है, देखो ये प्लस I1 ही है, परंतु जाने वाली I2, I3, I4 ये सब ऋणात्मक लिखा है। यही चिन्ह परिपाटी है। आने वाली धाराओं का योग पॉजिटिव गिना जाएगा और जाने वालों को नेगेटिव गिना जाएगा। तो I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। तो यहाँ से मैं पक्षांतर करूँगा तो मेरे पास क्या आया? I1 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4। तो क्या मैं इस नियम का एक दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ कि आने वाली जितनी भी धाराएं हैं उनका योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो अर्थात KCL दूसरे शब्दों में किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के बराबर होगा। जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है या बराबर होगा। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अरे भाई, जब अपन द्रव में पढ़ते थे कि इधर से प्रवाह दर Q1 है, आगे Q2 और Q3 निकल रहे, तो Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 लेते थे। जितना पानी आया उतना पानी इधर और इधर मिलके निकल गया। तो पानी क्यों हमने प्लस किया था इधर वाला? क्योंकि दोनों जा रहा है, और वो किसके बराबर किया था? आने वाले के बराबर। ऐसा क्यों किया था? जल जितना आया उतना ही जाएगा, द्रव्यमान का संरक्षण। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? जितनी धारा आई उतनी धारा निकल गई। तो आप बोलोगे धारा संरक्षण। नहीं, धारा संरक्षण नहीं है। धारा एक्चुअली होता क्या है? किसका प्रभाव होता है? आवेश का प्रभाव होता है। तो ये सिद्धांत किस पर
किस सिद्धांत पर कार्यरत है, सॉरी ये नियम किस सिद्धांत पर कार्यरत है, आवेश संरक्षण नियम पर यह सिद्धांत कार्यरत है। तो यहाँ लिखेंगे, उल्टा बोल दिया मैंने, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर यह नियम कार्यरत है। तो लिखेंगे यह नियम कौन, केसीएल संधि नियम, किरचॉफ का संधि नियम, यह नियम केसीएल आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अरे ये शायद नीट में आया हुआ है, अभी 2020 में शायद देखना, केवीएल या केसीएल से प्रश्न आया हुआ है, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, देखना है, जस्ट 20 में नहीं हो तो 4-5 सालों में देखना, ये आया हुआ है कि केसीएल किस पर आधारित है, किस, द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, तो और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर था आवेश संरक्षण पर आधारित है केसीएल। तो आज के लिए अब इतना काफ़ी है। केसीएल का दूसरा नियम भी है, 2 नियम दिए। पहले क्या फैशन चल गया था, सारे साइंटिस्ट 3 नियम देते थे, केपलर के 3 नियम, न्यूटन के 3 नियम हैं, फिर किरचॉफ के भी 3 नियम। अब किरचॉफ के क्या, इसमें 2 नियम ही है, एक नियम उसने थर्मोडायनेमिक्स में दे दिया। ये फैशन चल गई थी बीच में। चलिए, तो मैं तुम्हें क्यों रोक के रख रहा हूँ, तुम जाओ, बाय बाय। कोई डाउट हो तो पूछना, मेरे को व्हाट्सअप करना। थैंक यू।